कल जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो और आप अपने फेवरेट इंस्टाग्राम को ओपन करने के लिए जाते हैं और आपको पता चलता है कि इंस्टाग्राम को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, या फिर फ़नी मीम्स पर बैन लग गई है, या फिर आपके कॉलेज की फ़ीस को डबल कर दिया गया है और आपके पास कंप्लेंट करने के लिए कोई भी नहीं है। साउंड स्केरी, राइट? हु वुड स्पीक फॉर यू? दैट्स वेयर पार्लियामेंट्स कम इन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो होता क्या है, 15 अगस्त 1947 को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है और इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है। बहुत सारे लोगों ने फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट टू डिसीजन के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तब जाके हमें मिलता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं जो इस मूवमेंट को जॉइन करते हैं, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं जो फ्रीडम मूवमेंट को जॉइन करते हैं। जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा होता है ना, तो जो लोग होते हैं ना, वो गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, या फिर वो पनिश कर दिए जाएंगे या फिर वो मार दिए जाएंगे। तो लोग ना बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट ना सब चीज़ चेंज कर देता है। अब लोगों को डर नहीं लग रहा था, वो ओपनली क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ब्रिटिश रूल को, डिमांड कर रहे थे अपनी राइट को। 1885 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला भी था कि हमें इलेक्टेड मेंबर चाहिए लेजिस्लेशन में, लेकिन गवर्नमेंट तब नहीं देखती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में अब जो है थोड़ी पावर आ जाती है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था। पावर अभी भी लोगों के पास में नहीं आई थी, पूरा ब्रिटिश ही कंट्रोल कर रहे थे। वो बस देखने के लिए था कि हाँ, यहाँ पे इलेक्ट कर दे रहे हैं, पूरा वो संभाल कौन रहा था, ब्रिटिश ही संभाल रहे थे। और यहाँ तक कि अडल्ट को भी, पूरे के पूरे अडल्ट को वोट करने की इजाज़त नहीं थी। जो एजुकेटेड हैं, जो बहुत रिच हैं, जिनके पास खुद का लैंड है, सिर्फ वही वोट कर सकते थे। मतलब बहुत ही कम लोग थे। जो कॉमन पीपल थे ना, वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो ये सारी जो चीज़ जो है कॉलोनियल रूल से हम एक्सपीरियंस करते आ रहे थे, जो इंडिया एक्सपीरियंस कर रही थी, उससे नेशनलिस्ट को ये समझ में आ गया था कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तभी सारे लोग इक्वली जब पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जा पाएगी और बहुत अच्छी कंट्री बन पाएगी। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, इंडिया फ्री कंट्री बन जाती है। तो गवर्नमेंट को अब लोगों की नीड्स के लिए सुनना था, क्योंकि पहले ही वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके थे, तो अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे। गवर्नमेंट अब लोगों की सुनने लग गई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट मिल गया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का। मतलब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सारे के सारे लोग वोट कर सकते हैं, पूरे के पूरे अडल्ट वोट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी स्टार्ट ही होती है लोगों के कंसर्न से, कि उनका डिज़ायर है, इसमें उनका अप्रूवल है, उनका पार्टिसिपेशन है। डेमोक्रेसी का मेन इंपॉर्टेंट की फीचर होता है कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डेमोक्रेसी में सिटीज़न की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट को ट्रस्ट चाहिए होता है पीपल का, और जो पीपल होते हैं ना, वो अप्रूव करते हैं गवर्नमेंट को इलेक्शन से ही। वो इलेक्शन के थ्रू उनको इलेक्ट करते हैं, फिर वो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं। फिर क्या होता है, ये इलेक्टेड मेंबर्स ही गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो ये पार्लियामेंट कंट्रोल और गाइड करती है गवर्नमेंट को। और ये जो लोग होते हैं, अब एक जो इनडायरेक्टली फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को और कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे इलेक्ट करके भेजे हैं। दी रोल ऑफ पार्लियामेंट, तो 1947 के बाद ही क्या होता है, इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म होती है। वहाँ पे लोगों का बिलीव दिखता है डेमोक्रेसी पे। यहाँ पे लोगों को अलाउ होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पार्लियामेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको इलेक्ट किया हुआ है। तो इलेक्शन जो होते हैं ना, वो मतलब जैसे कि स्टेट असेंबलीज में होते हैं ना, वैसे होते हैं। आई नो आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो चलो हम इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। इंडिया जो होती है ना, वो डिवाइड होती है बहुत सारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ पे। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, इक्वल टू होती है 1 सीट इन पार्लियामेंट के। तो लोग जो होते हैं ना, जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे रह रहे होते हैं, वो वहाँ पे वोट करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा वोट से जीतता है ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि एमपी बन जाता है। तो ये एमपी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, जो कि लोअर हाउस होती है पार्लियामेंट की। ये सिमिलर प्रोसेस कहाँ पे फॉलो होता है, स्टेट असेंबली इलेक्शंस पे। जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो भी असेंबली होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं एक एमएलए को, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, जो एमएलए बोला जाता है। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। लेट से हम लोग एक नागपुर का एग्जांपल लेते हैं, जो कि महाराष्ट्र में। तो नागपुर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पे क्या होता है, जनरल इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पे वोटर जो होते हैं ना, नागपुर में वो लोग चूज़ करते हैं एक एमपी को पार्लियामेंट के लिए। फिर ये जो कैंडिडेट होते हैं ना, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट रहता है, वो जीत जाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते होंगे ना इलेक्शंस पे, तो जो सबसे ज़्यादा वोट से जीतता है, वो एमपी बनता है। फिर वहाँ पे वो जो होता है, वो पार्लियामेंट पे जाता है, और वहाँ पे नागपुर के लोगों को। तो वैसे सिमिलरली क्या होता है, जो महाराष्ट्र स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, नागपुर बहुत सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होते हैं, जैसे कि नागपुर साउथ वेस्ट, नागपुर ईस्ट एक्सेट्रा। तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो एक इलेक्ट करते हैं एक एमएलए को, जो स्टेट लेजिस्लेचर बनता है।
तो अब हम लोग नेशनल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट के ना 3 पार्ट्स है, एक प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा अपर हाउस होता है, लोकसभा लोअर हाउस होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर लोकसभा के पास होती है, वो हम बाद में देखेंगे। तो लोकसभा कैसे फॉर्म होती है? तो लोकसभा में 343 प्लस 2 एंग्लो इंडियन के लिए सीट होती है, वो रिजर्व होती है, लेकिन 243 सीट्स होती है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे अगर कोई भी जो मेजोरिटी पार्टी होगी तो उसको जीतने के लिए, मतलब वो जो लोकसभा में जीतने के लिए 272 मेंबर्स लगेंगे। जैसे कि मान लो अगर 243 में से जिसका भी 272 प्लस या 272 इक्वल्स टू आ जा रहा है तो फिर वो एक रूलिंग पार्टी बनेगी, मेजोरिटी वाली पार्टी बनेगी। लेकिन मान लो किसी का 271 आ जा रहा है तो फिर, और बाकी लोग में से भी किसी का भी ज़्यादा नहीं आ रहा है 271 से, तो अब क्या होगा, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होगी। जो भी जिसका भी 271 आया होगा या उसके अप्रॉक्स आया होगा। तो अपोजिशन पार्टी क्या होती है? पार्टी जिसके पास जैसे कि 271 वाले, जैसे कि 273 वाले फॉर एग्जांपल, वो रूलिंग पार्टी बन जाती है, और फिर 271 वाले जो होंगे वो अपोजिशन पार्टी बन जाएंगे। अगर जिसका 233 भी आया होगा ना तो वो नहीं बनेगा। वो जो सबसे ज़्यादा जिसको मिलेंगे वोट, जो कि बस जीतते जीतते बच जाएगा, वो अपोजिशन पार्टी होगी। और इन्हें जो सबसे ज़्यादा लार्ज होती है वो अपोजिशन पार्टी होती है, मैंने आपको बता दिया। अपोजिशन जो और जो बाकी लोग भी होते हैं वो भी होते हैं। अपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा मेन रोल होता है, क्योंकि अगर जो भी गवर्नमेंट करेगी ना वो उसमें क्वेश्चन करेंगे और गवर्नमेंट को चेक करेंगे कि वो वर्क कर रही है कि नहीं, और क्वेश्चन करेंगे कि आपने अगर ये किया तो क्यों किया, और आपने क्या जो लोगों की अप्रूवल ली, मतलब उनका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। तो रोल ऑफ लोकसभा क्या होता है? लोकसभा सिलेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव को, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है। तो प्राइम मिनिस्टर लीडर होता है, जो रूलिंग पार्टी जो होती है ना, जो जीत जाती है वहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं, मतलब वहाँ से वो लोग चूज़ करते हैं कि किसको बनाना है, और पीएम चूज़ करते हैं कि किसको किसको जो है मिनिस्टर्स बनाना है। तो वो है जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो पीएम चूज़ करते हैं कि किसको बनाना है। तो एग्जीक्यूटिव्स क्या होता है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को, और पास जो जो पास किया जाता है ना पार्लियामेंट में, वो उसको लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट्स में। वो लोग ना चेंज कर सकते हैं लॉ को, या फिर बना सकते हैं लॉ को, फिर लॉ को रिजेक्ट कर सकते हैं अगर वो कन्वीनियंट नहीं हुआ तो जो लॉ होगी, जो भी पास होने वाली रहेगी ना, वो लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूव्ड होना चाहिए, मतलब वो लोगों का परमिशन मिलना चाहिए। तो 233 सीट्स इलेक्टेड सीट्स होती है और 12 नॉमिनेटेड होती है, जो कि एक्सपर्ट्स के लिए होती है। अब हम लोग की फ़ीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि कौन गाइड करेगा, कौन इन्फॉर्म करेगा, कौन कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट को। तो क्वेश्चन आवर्स, जो हर एक पार्लियामेंट में ना एक जो जो पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है ना, वो एक क्वेश्चन आवर्स से स्टार्ट होता है। इस टाइम पे क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्क, कि वो किस तरीके का काम करे, क्या डिसीजंस ले रहे हैं, क्या पॉलिसीज़ है उनकी आने वाली। और ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है, क्योंकि यहाँ से पता चलता है, हम लोग को इन्फॉर्मेशन पता चलती है, और बाकी लोगों को पता चलता है, बाकी जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनको पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो किस तरीके से वर्क कर रही है। और मेक श्योर करते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना वो एक्सप्लेन करे, जस्टिफाई करे कि वो किस तरीके के एक्शंस लेगी, डिसीजंस लेगी, और कहाँ कहाँ पे जो पैसे हैं वो स्पेंड होने वाले हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई भी जो उनको फेलियर लगते हैं तो वो उसे पॉइंट आउट करते हैं, उनके मिस्टेक्स को बताते हैं। और ये जो है ना ओपिनियन, ये पीपल का ही होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि एमपीज़ को वहाँ पे भेजा है, क्योंकि वो क्वेश्चन करे, वो उनके लिए बोले। तो इसमें रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो क्रिटिसाइज़ करते हैं गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ पे, वो क्वेश्चन करते हैं, और वो जो पुअर जो इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं ना उस पे वो क्वेश्चन करते हैं। और या फिर अगर अगर कोई सॉल्यूशन है या फिर ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ है तो वो देते हैं। उसके बाद वो लोग क्रिएट करते हैं पब्लिक अवेयरनेस, और सपोर्ट करते हैं उनकी पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं, और उसे पॉइंट आउट करते हैं कि अगर वो नहीं कर रहे तो फिर, या फिर वो क्वेश्चन भी करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हेल्प होता है गवर्नमेंट, ताकि वो इम्प्रूव कर सके खुद को और कनेक्ट रह सके जो जो नॉर्मल जो लोकल पीपल होते हैं उनसे। फीडबैक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट जो होती है ना वो रिसीव करती है एमपी से फीडबैक, और अपोजिशन पार्टी से भी फीडबैक। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट अलर्ट रहती है और एक्टिव रहती है कि ये लोग हमसे क्वेश्चन करेंगे तो हमें इन्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा और हमें इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो इससे अलर्ट और एक्टिव रहती है। और इसी से गवर्नमेंट को हेल्प भी मिलती है कि लोग उनसे चाहते क्या है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो सारे जो अपोजिशन और जो एमपीज़ होते हैं वो वहाँ पे बताते हैं। अब जो पार्लियामेंट का रोल, सबसे बड़ा रोल पे होता है फाइनेंशियल मैटर पे, क्योंकि बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के गवर्नमेंट एक पेनी भी स्पेंड नहीं कर सकती है। तो पार्लियामेंट के परमिशन से ही जो पब्लिक का जो पैसे है, जो वो अगर टैक्स वगैरह देती है तो वो यूज़ होते हैं,
उन्हें यूज़ करना है या नहीं, या फिर वो किस तरीके से यूज़ होंगे, ये सब पार्लियामेंट ही बताती है। और वो इंश्योर करती है कि जो पब्लिक फ़ंड है ना वो प्रॉपर्ली यूज़ होंगे और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ होंगे। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में एमपीज़ जो होते हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को, ताकि वो गाइड कर सके और चेक कर सके कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। वो गवर्नमेंट को देख सके कि वो जो काम कर रही है वो फेयरली हो रहा है या नहीं, या वो इफ़िशिएंटली हो रहा है या नहीं, वो लोगों की सुन रही है या नहीं, या अपने पावर का कहीं मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वो की फ़ीचर होता है इंडियन डेमोक्रेसी का। अब स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट का थर्ड इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्यूटी होता है वो होता है लॉ मेकिंग का। लॉ मेकिंग पार्लियामेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें वो लॉ बनाने का काम करती है। लॉ सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि उसी से ही जो कंट्री वो प्रॉपर्ली रन हो पाएगी, और वो उनका जो ऑर्डर है वो मेंटेन हो पाएगा कि वो अच्छे से है या नहीं, उसे अच्छे से हैंडल किया जा रहा है या नहीं। पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, डिबेट्स होती है, तब जाके बहुत सारी चीज़ों के बाद जो है न्यू लॉ को पास किया जाता है। सो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन पार्लियामेंट में है कौन लोग, मतलब हमने तो देख लिया वो लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है, हमें ये समझ आ गया कि एमपीज़ होते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली है कौन पार्लियामेंट में। तो ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स लोग हैं। अभी के पार्लियामेंट में तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, लोग वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एमपीज़ आ गए हैं अब रूरल एरिया से, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से बहुत सारे एमपीज़ आ गए हैं, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पहले तो दलित लोगों को पार्टिसिपेट करने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन अब दलित और बैकवर्ड क्लासेस लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में और इलेक्शंस में। पहले जो ग्रुप्स पहले होती भी नहीं थी, खुद को रिप्रेजेंट भी नहीं करती थी, अब वो पार्लियामेंट का पार्ट बनना स्टार्ट हो। जैसे 1951 में सिर्फ 52% लोग ही वोट करते थे या फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब 2009 में वो ओवर द टाइम वो चेंज होते गया और वो इंक्रीज़ होते गया, जो कि हो गया 58%। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि लोग अब पार्टिसिपेट करना चालू करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, इसमें क्या होता है, जो डेमोक्रेसी होती है ना वो हमेशा एकदम परफेक्ट नहीं हो सकती कि जो पूरी तरीके से सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर सके, लेकिन हाँ इसमें एफर्ट्स ज़रूर डाले जा रहे हैं ताकि इसे इम्प्रूव किया जा सके ओवर द टाइम। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारी सीट्स होती है ना वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व होती है। इससे ये इसलिए रिजर्व होती है, इससे ये इंश्योर किया जाता है कि दलित और आदिवासी के कम्युनिटी से भी एमपीज़ आए पार्लियामेंट में, ताकि वो बताए कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कितना होता था, सिर्फ 4% होता था जो एमपीज़ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनती थी, लेकिन ये नंबर जो है 9% से इंक्रीज़ हुआ, लेकिन अभी भी ये लो है, क्योंकि वुमेन जो है पूरा मतलब इंडिया का हाफ पॉपुलेशन है, तो इसीलिए इनके लिए रिजर्वेशन को डिमांड किया गया पार्लियामेंट में। लेकिन ये अभी भी जो इशू है यहाँ पे अभी भी डिस्कस और डिबेट वगैरह चलते रहते हैं। लेकिन क्या डेमोक्रेसी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव है? लेकिन इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज करते हैं। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन इनफ है हमारे लिए? ये अभी भी बहुत बड़ा इशू है और ये बहुत ज़्यादा हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं इम्प्रूव करने की डेमोक्रेसी को। इससे ये शो होता है कि लोगों का जो भरोसा है वो डेमोक्रेटिक वैल्यू पर, वो अभी भी है और वो हमेशा रहेगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हो उसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।